नमस्कार। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार की खबरों के कार्यक्रम ज्ञान विज्ञान में आपका स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। आज के अंक में हम बात करेंगे मानव रहित वाहनों के परीक्षण के लिए स्थापित पहली स्वदेशी अत्याधुनिक नेविगेशन सुविधा की। बताएंगे कैसे भारत की आत्मनिर्भरता बढ़ाएगी भारतीय पेट्रोलियम संस्थान की डिलेड कोकिंग तकनीक। खबरें और भी होगी, लेकिन शुरुआत करते हैं इस अंक की सुर्खियों से। भारत की पहली अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का शुभारंभ। आईआईटी हैदराबाद में स्थापित ये टेस्ट बेड सुविधा मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों के विकास में होगी सहयोगी। शोधकर्ताओं ने बनाया दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर। कोविड जैसी संक्रामक महामारियों सहित प्रदूषण से होने वाली गंभीर बीमारियों पर लग सकती है लगाम। बेहतर क्वालिटी के कोक उत्पादन में मदद करेगी उन्नत डिलेड कोकिंग तकनीक। सीएसआईआर के भारतीय पेट्रोलियम संस्थान में पायलट प्लांट स्थापित। शोधकर्ताओं को मिली अत्याधुनिक सुविधा। और 75 साल में इनोवेशन इकोसिस्टम को मजबूत बनाने वाले नवाचारों की यादगार। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत अग्रणी रहे विचारों और नीतियों को किया जा रहा है नमन। और अब खबरें विस्तार से। पिछले दिनों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आईआईटी हैदराबाद में अपनी तरह की पहली अत्याधुनिक स्वायत्त नेविगेशन सुविधा का उद्घाटन किया। तिहान टेस्ट बेड सुविधा मानव रहित जमीनी और हवाई वाहनों को विकसित करने के लिए स्थापित की गई है, जो भविष्य में राष्ट्रीय और वैश्विक स्तरों पर अगली पीढ़ी के मोबिलिटी समाधानों के लिए विभिन्न प्रयोगशालाओं के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देगी। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। मोबिलिटी के क्षेत्र में दुनिया तेजी से बदल रही है, जिसमें मानव रहित और ड्राइवर रहित वाहनों की तरफ कदम बढ़ाए जा रहे हैं। दुनिया भर में नियंत्रित वातावरण में इस तरह के वाहनों के संचालन की जांच के लिए परीक्षण सुविधाएं स्थापित की गई हैं, जिनमें वास्तविक यातायात संचालन में आने वाली विभिन्न चुनौतियों और चरम परिस्थितियों का माहौल तैयार किया जाता है, ताकि वाहनों का वास्तविक परिस्थितियों के अनुकूल परीक्षण किया जा सके। लेकिन भारत में अभी तक स्वायत्त वाहन प्रदर्शन का आकलन करने के लिए ऐसी कोई टेस्ट बेड सुविधा नहीं थी। इसी को देखते हुए विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय की वित्तीय मदद से आईआईटी हैदराबाद परिसर में स्वायत्त नेविगेशन पर प्रौद्योगिकी नवाचार केंद्र यानी TIHAN टेस्ट बेड स्थापित किया गया है। हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस अत्याधुनिक सुविधा का उद्घाटन किया। स्वायत्त नेविगेशन सुविधा एक बहुविषयक पहल है, जो भारत को भविष्य और अगली पीढ़ी की जमीनी और हवाई स्मार्ट मोबिलिटी तकनीक में विश्व स्तरीय बना देगी। टेक्नोलॉजी इनोवेशन हब ऑन ऑटोनोमस नेविगेशन सुविधा में वास्तविक दुनिया के कई परिदृश्यों के अनुरूप स्वायत्त वाहनों का परीक्षण किया जा सकता है, जैसे जमीनी प्रणालियों में स्मार्ट सिटी, सिग्नल वाले चौराहे, साइकिल चालकों और पैदल चलने वालों के साथ स्वायत्त वाहनों का रवैया, वाहनों और सड़क किनारे इकाइयों के बीच वायरलेस नेटवर्किंग आदि है। इसके अलावा इसमें सिमुलेशन प्लेटफॉर्म शामिल हैं, जिसमें एल्गोरिदम और प्रोटोटाइप का सुरक्षित परीक्षण करना संभव होगा। स्वायत्त वाहनों में स्वचालित मोटर कार, चालक रहित स्वचालित साइकिल जैसे जमीनी वाहन और विभिन्न आकारों के ड्रोन सहित मानव रहित हवाई वाहनों का विकास शामिल है। उद्घाटन समारोह में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के सचिव डॉक्टर श्रीवरी चंद्रशेखर भी मौजूद रहे। उन्होंने कहा, एक हवाई पट्टी और सॉफ्ट लैंडिंग जोन सहित इस सुविधा में हवाई वाहनों के परीक्षण की सभी आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। यह अत्याधुनिक सुविधा राष्ट्रीय और वैश्विक दोनों स्तरों पर अगली पीढ़ी के मोबिलिटी समाधानों के लिए शिक्षा, उद्योग और अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशालाओं के बीच सहयोगात्मक अनुसंधान को बढ़ावा देने का काम करेगी। इस सुविधा के साथ आईआईटी हैदराबाद स्मार्ट मोबिलिटी पर नया इंटरडिसिप्लिनरी 2 साल का एमटेक कार्यक्रम भी शुरू करेगा, जो देश में अपनी तरह का पहला कार्यक्रम होगा। ये सुविधा देश को स्मार्ट मोबिलिटी वाहनों के क्षेत्र में अग्रणी और आत्मनिर्भर बनाने का काम करेगी।
कोरोना काल में भारतीय शोधकर्ताओं ने लगातार अभिनव, कुशल और किफायती समाधान विकसित करने पर जोर दिया है। इसी कड़ी में भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की स्टार्टअप कंपनी ने दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर विकसित किया है। नेजो 95 नाम का ये फिल्टर नाक में पहना जा सकता है और किसी बड़े N95 फेस मास्क की तरह ही हर तरह के संक्रमण और प्रदूषण से बचाव कर सकता है। ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। कोरोना महामारी ने पिछले कुछ सालों में हमारे जनजीवन और दिनचर्या को कई मानों में बदल दिया है। सोशल डिस्टेंसिंग, हाथों की नियमित सफाई और लोगों के बीच जाने पर फेस मास्क का इस्तेमाल। इनमें से फेस मास्क का इस्तेमाल अभी भी जारी और जरूरी है, लेकिन फेस मास्क को लगातार पहने रहना असुविधाजनक हो जाता है और कई बार चलते फिरते समय सांस भी फूलने लगती है। ऐसे में लोग मास्क को नाक के नीचे कर लेते हैं, जो संक्रमण को बढ़ावा देने वाला तरीका है। ऐसी ही तमाम चुनौतियों और असुविधाओं को देखते हुए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान दिल्ली की इंक्यूबेटेड स्टार्टअप कंपनी नैनो क्लीन ग्लोबल ने सिर्फ नाक में पहने जा सकने वाला फिल्टर नेजो 95 विकसित किया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट बोर्ड और जैव प्रौद्योगिकी विभाग की योजनाओं के तहत सहायता प्राप्त ये दुनिया का सबसे छोटा पहनने योग्य एयर प्यूरिफायर है। शोधकर्ताओं का दावा है कि ये एयर प्यूरिफायर बिल्कुल N95 जितनी सुरक्षा प्रदान करता है और इस्तेमाल में सुविधाजनक है। इसे लोग सिर्फ भीड़ भरी जगहों पर ही नहीं, बल्कि पार्क में टहलते समय या जिम में कसरत करते समय भी आराम से लगा सकते हैं। नेजो 95 है वर्ल्ड स्मॉलेस्ट वेयरेबल एयर प्यूरीफायर। जिन सभी चीज़ों से एक फेस मास्क मुझे बचाता है, ये प्रोडक्ट उन सभी चीज़ों से मुझे बचाता है। वाइल इसमें किसी भी तरीके का डिस्कम्फर्ट नहीं है, किसी भी तरीके का सफोकेशन नहीं है। फेस मास्क के अंदर हम सभी लोगों की एक आदत बन गई थी जाने अनजाने में, जिसके अंदर हम लोग फेस मास्क अपने नाक के नीचे ले आते थे, हम लोग उसको यहाँ पे रखते थे उस सफोकेशन को ख़त्म करने के लिए। अब नेजो 95 प्रोडक्ट से वो सारी चीज़ें, सारी दिक्कतें ख़त्म हो चुकी हैं एंड आप इसको थ्रू आउट द डे पूरे दिन यूज़ कर सकते हैं, अपने दिनचर्या को जी सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं और सो भी सकते हैं। नेजो 95 में N95 फिल्टर्स का ही उपयोग किया गया है। ये नाक के नथुनों के आकार का होता है और आसानी से नाक पर चिपक जाता है। सांस लेते समय ये वातावरण में मौजूद बैक्टीरिया, वायरस सहित तमाम तरह के अन्य प्रदूषक तत्वों को शरीर में जाने से रोक देता है। खास बात यह है कि इसे हर उम्र के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। ये 12 घंटे तक प्रभावी रहता है। इस दौरान उपयोगकर्ता अपने सारे काम कर सकते हैं, यहाँ तक इसे पहनकर सोया भी जा सकता है। नेजो 95 के विभिन्न परीक्षण पूरे किए जा चुके हैं। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान के विशेषज्ञों के मुताबिक ये एयर प्यूरिफायर वायु प्रदूषण के चलते होने वाली विभिन्न गंभीर बीमारियों पर काबू पाने में भी मददगार हो सकता है। जो भी लोग पोलन एलर्जी या अस्थमा या किसी भी तरीके की धूल कणों से होती हुई एलर्जी से पीड़ित हैं, उन सभी लोगों के लिए प्रोडक्ट बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल, बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल सॉल्यूशन और बहुत ही ज़्यादा किफ़ायती सॉल्यूशन है। और साथ ही साथ जो भी लोग हेल्थ कॉन्शियस है, जैसे अगर आप मॉर्निंग के अंदर जॉगिंग कर रहे हैं, वॉकिंग कर रहे हैं, जिमिंग कर रहे हैं, इन सभी जगह पे आप इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि मॉर्निंग के टाइम पे जैसा हम सभी लोग जानते हैं कि हवा में ज़्यादा पॉल्यूशन कण पाए जाते हैं, तो उस समय पे जब हम लोग आउटडोर में जा रहे हैं तो उस समय पे इस तरीके के प्रोडक्ट को आप यूज़ कर सकते हैं और पब्लिक प्लेसेस पे तो करना ही चाहिए। नेजो 95 भारतीय शोधकर्ताओं का एक अभिनव नवाचार कहा जा सकता है, जो सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दूसरे मुल्कों को भी आकर्षित कर रहा है। सिर्फ कोविड जैसी संक्रामक महामारियां ही नहीं, बल्कि प्रदूषण के कारण पनपने वाली बीमारियों और धूल से होने वाली एलर्जी, पॉलन एलर्जी जैसे रोगों से बचने में भी ये छोटा सा फिल्टर सहायक साबित हो सकता है। साथ ही एयरपोर्ट या अन्य सुरक्षा जांच वाली सार्वजनिक जगहों पर भी फेस मास्क हटाने की समस्या से निजात मिल सकती है।
वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद के देहरादून स्थित भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने अपनी डिलेड कोकिंग तकनीक पर आधारित संयंत्र स्थापित किया है। बीते दिनों केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने डिलेड कोकिंग के पायलट प्लांट का उद्घाटन किया था। ये प्रौद्योगिकी पेट्रोलियम के अवशेषों को तोड़कर हल्के हाइड्रोकार्बन उत्पादन के लिए इस्तेमाल की जाती है। उन्नत डिलेड कोकिंग तकनीक पर ज्ञान विज्ञान की एक खास रिपोर्ट। जीवाश्म ईंधन के तौर पर इस्तेमाल के लिए भारत में बड़े स्तर पर कच्चे तेल का आयात किया जाता है। देश में मौजूद विभिन्न रिफाइनरीज में इस कच्चे तेल द्वारा पेट्रोल, डीजल, एलपीजी और ज्वलनशील गैसों सहित कई तरह के उत्पाद तैयार किए जाते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान बड़ी मात्रा में पेट्रोलियम अवशेष बचते हैं, जिन्हें कोक कहा जाता है। अब आमतौर पर रिफाइनरीज में डिलेड कोकिंग तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है, जो कि पेट्रोलियम अवशेषों को तोड़कर हल्के हाइड्रोकार्बन उत्पादन का थर्मल कन्वर्जन प्रोसेस है। CSIR की देहरादून स्थित अनुसंधान एवं विकास प्रयोगशाला भारतीय पेट्रोलियम संस्थान ने उन्नत डिलेड कोकिंग तकनीक का विकास कर एक अत्याधुनिक पायलट संयंत्र की स्थापना की है। इस उन्नत TCS कंट्रोल डिलेड कोकिंग संयंत्र का हाल ही में केंद्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी और पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह द्वारा उद्घाटन किया गया। यह संयंत्र बेहतर गुणवत्ता वाले कोक का उत्पादन करने में मददगार साबित होगा। डिलेड कोकिंग इफ यू सी इन इंडिया जहाँ तक भारत में डिलेड कोकिंग का सवाल है, देश में करीब 23 रिफाइनरीज हैं, जिसमें से 17 रिफाइनरीज इस यूनिट का उपयोग कर रही हैं। यह एक बहुत ही मजबूत और प्रबल यूनिट होती है। जैसा हम जानते हैं कि पेट्रोलियम के बहुत से अवयव होते हैं और पेट्रोलियम कोक ज़्यादा लाभदायक नहीं होता। पहले इसे सड़क निर्माण में बिटुमन की तरह इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब इसे कई तरह उपयोग में लाया जाता है और इसके लिए डिलेड कोकिंग बहुत ही महत्वपूर्ण तकनीक है। डिलेड कोकिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द रिफाइनरी। पेट्रोलियम उत्पादन के दौरान विभिन्न श्रेणियों का कोक प्राप्त होता है। भारत में कच्चे तेल के चलते ज्यादातर सबसे निम्न गुणवत्ता वाला शॉर्ट कोक उत्पादित होता है, जो कि ईंधन श्रेणी का कोक है। इसका इस्तेमाल थर्मल पावर प्लांट में ईंधन के रूप में किया जाता है, लेकिन इसका उच्च सल्फर कंटेंट पर्यावरण के लिए काफी नुकसानदायक है। फिलहाल भारत सरकार ने शॉर्ट कोक के इस्तेमाल पर रोक लगा दी है। IIP अपने उन्नत डिलेड कोकिंग संयंत्र के द्वारा उच्च श्रेणी का कोक यानी निडिल कोक उत्पादन पर काम कर रही है। ये बहुत महंगा उत्पाद है जो आयात किया जाता है। IIP में अत्याधुनिक संयंत्र के स्थापित होने से अब बहुत जल्द स्वदेशी निडिल कोक उत्पादन की उम्मीद की जा रही है। अभी रिफाइनरी इसको पावर जनरेशन के लिए यूज नहीं कर रही है। रिफाइनरी अभी नेचुरल गैस या अपने डीजल को ही यूज कर रही है। तो इस कोक की क्वालिटी को इन्हांस करने के लिए हम लोग प्रयासरत हैं। एक्चुअली शॉर्ट कोक से हम निडिल कोक बनाना चाहते हैं। निडिल कोक का बहुत ही ज़्यादा यूज है और ये बहुत कॉस्टली होता है। अभी हमारी इंडिया में टोटल निडिल कोक इंपोर्ट पर हम डिपेंड करते हैं। टोटल जो इंडिजिनस रिक्वायरमेंट है हमारा, वो इंपोर्ट के थ्रू मीट होता है। इसी को देखते हुए हम लोग पूरे तन मन से प्रयासरत हैं कि निडिल कोक हम इंडिजिनसली प्रोड्यूस करें और काफ़ी हद तक हमने काम कर लिया है इसमें। नुमालीगढ़ के RFO से हमने इस पे बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए और अच्छी क्वालिटी का निडिल कोक प्राप्त हुआ। इस संयंत्र में पेट्रोलियम अवशेषों के अलावा अन्य जैविक अवशेष और बायोमास का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। CSIR का भारतीय पेट्रोलियम संस्थान पेट्रोलियम के क्षेत्र में विभिन्न समाधान विकसित करता रहा है। संस्थान का उद्देश्य भारत को पर्यावरण अनुकूल विकल्प प्रदान करने का है। डिलेड कोकिंग संयंत्र द्वारा बढ़ी संभावनाओं के चलते भारत उच्च श्रेणी के बहुउपयोगी कोक के क्षेत्र में भी आत्मनिर्भर बन सकता है। आजादी के 75वें वर्ष में देश उन नायकों और उपलब्धियों को याद कर रहा है जिन्होंने आज के भारत की नींव डाली थी। इसी कड़ी में हम 75 साल की इस यात्रा में ऐसी पथ प्रदर्शक नवाचारों, नीतियों और बदलावों को आप तक पहुंचा रहे हैं जो एक मजबूत और आत्मनिर्भर राष्ट्र बनाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हुए हैं।
3 अक्टूबर 1978 को भारत की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी दुर्गा उर्फ कनुप्रिया अग्रवाल के जन्म के साथ भारत ने भी इस अभिनव तकनीक के क्षेत्र में अपना कदम बढ़ा दिया था। इन विट्रो फर्टिलाइजेशन यानी IVF तकनीक पर पहले से काम कर रहे डॉक्टर सुभाष मुखोपाध्याय और उनकी टीम ने यह उपलब्धि इंग्लैंड में जन्मी दुनिया की पहली टेस्ट ट्यूब बेबी लुइस जॉय ब्राउन के ठीक 70 दिन बाद हासिल की थी। लेकिन डॉक्टर मुखोपाध्याय एक अनसंग हीरो ही बने रहे, जबकि इंग्लैंड के डॉक्टर रॉबर्ट एडवर्ड्स और डॉक्टर पैट्रिक स्टेप्टो को पूरी दुनिया में सराहा गया और डॉक्टर एडवर्ड्स को 2010 में फिजियोलॉजी और मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार भी प्रदान किया गया। IVF तकनीक ने दुनिया के लाखों बेऔलाद जोड़ों के लिए आशा की किरण जगा दी थी। 19 अप्रैल 1975 को भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो द्वारा निर्मित देश का पहला उपग्रह लॉन्च किया गया था। महान भारतीय खगोल शास्त्री आर्यभट्ट के नाम पर तैयार किए गए इस उपग्रह को सोवियत संघ के कॉस्मोस 3M रॉकेट द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था। आर्यभट्ट उपग्रह को इसरो द्वारा अंतरिक्ष में उपग्रह संचालन का अनुभव प्राप्त करने के लिए बनाया गया था। ये उपग्रह 1.4 मीटर व्यास का एक 26 तरफा बहुभुज था। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण मई 1974 में किया था। इस परमाणु परीक्षण का कोड नेम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। पड़ोसी देश पाकिस्तान से युद्ध और बांग्लादेश विभाजन के फौरन बाद तनावपूर्ण माहौल में यह भारत का महत्वपूर्ण कदम कहा जा सकता है। स्माइलिंग बुद्धा की कमान तत्कालीन भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के निदेशक डॉक्टर राजा रमन्ना के हाथ में थी। 75 वैज्ञानिकों और इंजीनियरों की इस टीम में मिसाइल मैन डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम भी शामिल थे। इस दल ने लगातार 7 वर्षों की मेहनत के बाद राजस्थान के दूरस्थ रेतीले क्षेत्र पोखरण को चुना और भारत को महाशक्ति बनाने की दिशा में पहला कदम बढ़ा दिया। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अधीन मई 1971 में विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग यानी DST की स्थापना की गई, जो आज विज्ञान और प्रौद्योगिकी के हर क्षेत्र और विषय से संबंधित गतिविधियों का आयोजन और समन्वय करने की नोडल एजेंसी के तौर पर काम कर रहा है। DST का मुख्य कार्य विज्ञान और प्रौद्योगिकी से संबंधित नीतियों का निर्माण, कैबिनेट की वैज्ञानिक सलाहकार समिति से संबंधित मामलों का संचालन, उभरते हुए क्षेत्रों पर विशेष जोर देने के साथ विज्ञान और प्रौद्योगिकी के नए क्षेत्रों को बढ़ावा देना और भविष्य की चुनौतियों के लिए देश को तैयार करना है। 1970 में इंडिया मार्क II नाम से मानव संचालित हैंडपंप की शुरुआत हुई। इस पंप को भारतीय मैकेनिक द्वारा डिजाइन किया गया था, जिसे ग्रामीण क्षेत्रों में पानी निकालने के लिए भारत सरकार ने यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से विकसित किया था। इस पंप का व्यावसायिक उत्पादन 1977-78 में शुरू हुआ। भारत में उपयोग के अलावा इसे बड़े स्तर पर अन्य विकासशील देशों को भी दिया गया। इस नवाचार ने काफी हद तक ग्रामीण क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की समस्या को हल कर दिया। आज भी बड़े स्तर पर हैंडपंप का इस्तेमाल किया जा रहा है। हरित क्रांति की तरह श्वेत या दुग्ध क्रांति भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण बदलाव कहा जा सकता है। भारत में दूध की कमी को दूर करने के उद्देश्य से 13 जनवरी 1970 को ऑपरेशन फ्लड यानी श्वेत क्रांति की शुरुआत की गई, जिसके तहत पशुपालन और डेयरी उद्योग को बढ़ावा देने का लक्ष्य रखा गया। केरल में जन्मे वर्गीस कुरियन की एक सोच ने श्वेत क्रांति को एक नया आयाम दे दिया। उन्होंने 1973 में गुजरात के आणंद में सहकारी डेयरी विकास के एक सफल मॉडल अमूल की स्थापना की और इस सहकारी डेयरी विकास ने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बना दिया। और अब नजर डालते हैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी से जुड़ी देश और दुनिया की कुछ और ताजा गतिविधियों पर हमारे खास सेगमेंट साइंस एक्सप्रेस में।
भारतीय शोधकर्ताओं ने तेजी से चार्ज हो सकने वाली सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर विकसित किए हैं। भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान खड़गपुर में भौतिकी विभाग के शोध दल ने विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के प्रौद्योगिकी मिशन डिवीजन के समर्थन से नैनो सामग्री को संश्लेषित कर सोडियम आयन बैटरी और सुपर कैपेसिटर विकसित किया है। इसके लिए सोडियम आयरन फॉस्फेट और सोडियम मैग्नीज फॉस्फेट का उपयोग किया गया। इन सोडियम सामग्रियों को बैटरी विकसित करने के लिए कार्बन की विभिन्न नई संरचनाओं के साथ जोड़ा गया था। इन बैटरियों को बहुत कम समय में चार्ज किया जा सकता है। ये बैटरी ई साइकिल में लगाई जा सकती है। कम लागत वाली सोडियम आयन बैटरी प्रौद्योगिकियां सस्ती होंगी और इससे ई साइकिल की लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है। सोडियम आयन आधारित प्रौद्योगिकी लिथियम आयन बैटरियों की तुलना में लगभग 25% तक सस्ती और ज्यादा पर्यावरण अनुकूल है। हाल ही में डॉक्टर मोहन आर वाणी को पुणे स्थित राष्ट्रीय कोशिका विज्ञान केंद्र का निदेशक नियुक्त किया गया है। NCCS कोशिका और कैंसर जीव विज्ञान और जैव सूचना विज्ञान जैसे विभिन्न क्षेत्रों में अत्याधुनिक अनुसंधान कर रहा जैव प्रौद्योगिकी विभाग का एक महत्वपूर्ण संस्थान है। डॉक्टर वाणी नागपुर वेटरनरी कॉलेज से पोस्ट ग्रेजुएट हैं और उन्होंने लंदन विश्वविद्यालय के सेंट जॉर्ज हॉस्पिटल मेडिकल स्कूल से मानव चिकित्सा में PhD की डिग्री हासिल की है। वो इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, नेशनल एकेडमी ऑफ साइंसेज इंडिया, नेशनल एकेडमी ऑफ वेटरनरी साइंसेज और नेशनल एकेडमी ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी प्रतिष्ठित विज्ञान अकादमियों के फेलो भी हैं। डॉक्टर वाणी ने ऑस्टियोपोरोसिस, ऑस्टियोआर्थराइटिस और गठिया सहित ऑटो इम्यून बीमारियों के कोशिकीय और आणविक पैथोफिजियोलॉजी के नियमन को समझने में महत्वपूर्ण शोध योगदान दिया है। अमेरिका के नॉर्थ वेस्टर्न विश्वविद्यालय के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ के नए शोध के मुताबिक रात में किसी भी तरह की रोशनी में सोने का संबंध मोटापा, मधुमेह और उच्च रक्तचाप जैसे स्वास्थ्य विकारों से जुड़ा हुआ है। सोते समय किसी बल्ब की रोशनी या टीवी चलता छोड़ देना, स्मार्टफोन देखना सभी इन रोगों की दर को बढ़ा देने वाले कारक माने गए हैं। शोधकर्ताओं ने 63 से 84 वर्ष के 552 पुरुषों और महिलाओं पर अध्ययन किया। 7 दिनों तक कलाई में पहने जाने वाले उपकरण के द्वारा प्रकाश के जोखिम का आकलन किया गया। अध्ययन में देखा गया कि जो लोग रात में सोते समय किसी भी स्तर के प्रकाश के संपर्क में थे, उनमें मोटापे, उच्च रक्तचाप और मधुमेह होने की संभावना प्रकाश के संपर्क में न रहने वाले लोगों की तुलना में ज्यादा थी। नींद विज्ञान के अनुसार पहले भी सोते समय प्रकाश के संपर्क में रहने वाले जोखिमों पर शोध किया जा चुका है। हाल ही में ये अध्ययन शोध पत्रिका स्लीप में प्रकाशित किया गया है। नासा ने हाल ही में लॉन्च किए गए अपने मिशन कैपस्टोन से दोबारा संपर्क स्थापित कर लिया है। कैपस्टोन नासा का माइक्रोवेव आकार का क्यूब सैट है, जिसने 28 जून को इलेक्ट्रॉन रॉकेट द्वारा उड़ान भरी थी और 4 जुलाई को वो पृथ्वी की कक्षा में पहुंचकर चंद्रमा की ओर रवाना हो गया था। इसके एक दिन बाद ही इसका संपर्क टूट गया। नासा के मुताबिक उसने कैपस्टोन से दोबारा संचार स्थापित कर लिया है और वो बिल्कुल सही तरह से काम कर रहा है। सिर्फ 55 पाउंड वजन का ये क्यूब सेट चंद्रमा की कक्षा का परीक्षण करने का काम करेगा। इसके नवंबर तक चांद पर पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। ये चंद्रमा के निकट और उसके चारों ओर कक्षा में उड़ान भरेगा। इसके मिशन के उद्देश्यों में अंतरिक्ष यान से अंतरिक्ष यान नेविगेशन सेवाओं का प्रदर्शन शामिल है, जो भविष्य के अंतरिक्ष यानों को पृथ्वी से ट्रैकिंग पर निर्भर रहे बिना चंद्रमा के सापेक्ष अपना स्थान निर्धारित करने की नई तकनीक और समझ विकसित करने में मदद करेगा। आज के हमारे इस अंक में इतना ही। ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा, अपने फीडबैक और सुझाव देने के लिए आप हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल है indiascience@vigyanprasar.gov.in। आप अपनी राय हमें डाक के द्वारा भी भेज सकते हैं। हमारा पता है विज्ञान प्रसार A50 सेक्टर 62 नोएडा 201309 उत्तर प्रदेश। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार से जुड़ी ताज़ा जानकारियों के साथ अगले हफ्ते इसी वक्त इसी चैनल पर फिर होंगे हाजिर। तो बने रहिए हमारे साथ वैज्ञानिक सोच के साथ। नमस्कार।